लोग अक्सर कहते हैं कि जो रिश्ता एक माँ और एक बेटी के बीच में हो सकता है ना, वो रिश्ता दुनिया में किसी के बीच में नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर इसी रिश्ते के बीच विश्वासघात हो जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक ऐसी खबर जो जयपुर से निकलकर सीधा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उसमें एक 24 साल की बेटी जो अपनी मां को मारने के लिए 7 लाख की सुपारी देती है, आज मैं वही सबूत आपके सामने पेश करने वाला हूं। और क्या ऐसी चीज रही होगी, मतलब क्या ऐसी मजबूरी होगी जो एक 24 साल की बेटी को अपने ही मां को मौत के घाट उतारने पर मजबूर कर दिया, जो उसको अपने पेट में 9 महीने पालकर उसको पैदा किया, उसका बचपन से परवरिश कर कर 24 साल की एक नाबालिग लड़की बनाई। फिर भी ऐसी क्या मजबूरी, उसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आपके आंख से आंसू की जगह शायद खून भी बरसने लगेगी। तो चलिए उस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मनीष। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में टोटल 4 मेंबर थे और उस घर का मुखिया, जिनका नाम विजय शर्मा था, और उनकी पत्नी नीरज शर्मा, और उनके 2 बच्चे। एक का नाम आयुषी शर्मा जो उसकी बेटी थी, और एक छोटा बेटा जो मानसिक रूप से बचपन से ही बीमार था। अब देखो, कुछ दिन पहले ही विजय शर्मा की मृत्यु हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, और जो राजस्थान के हाई कोर्ट में एक क्लर्क पोस्ट पे नौकरी करते थे, वो नौकरी अचानक से आयुषी शर्मा की मां यानी कि नीरज शर्मा को मिल जाती है। लेकिन ये बात आयुषी शर्मा को पचती नहीं है, क्योंकि आयुषी शर्मा खुद एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी, जो कि ये बात वो हजम नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका कहना था कि जो पिताजी का नौकरी है उस पे मैं बैठूंगी, लेकिन वो नौकरी गवर्नमेंट द्वारा विजय शर्मा की पत्नी नीरज शर्मा यानी कि आयुषी की मां को मिलती है। और आयुषी की मां नीरज शर्मा वो चाहते भी है कि अपने पिता के पोस्ट पे उसकी बेटी बैठे, लेकिन आयुषी शर्मा के मामा जो नीरज शर्मा को समझाते हैं कि देखो, आपके पास अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और अभी फिलहाल आयुषी शर्मा 12वीं पास की थी, और उनका छोटा भाई जो बचपन से मानसिक रूप से बीमार था, तो उनका मामा का सिंपल सा कहना था नीरज शर्मा को कि देखो बहन, ये नौकरी अभी आप ही करो, क्योंकि कल को आयुषी की शादी होती है तो ना ये नौकरी आपके पास रहेगी और ना आपके घर चलाने के लिए, और जो लड़का बचपन से मानसिक रूप से बीमार है उसका पालन पोषण के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो नीरज शर्मा ये सोचती है और इस पर विचार भी करती है, और वो फाइनली आयुषी शर्मा को बोलती है कि बेटा, तुम अभी आगे पढ़ो और पढ़ लिख कर खुद के दम पर, मैं चाहती हूं तुम जज बनो, तुम एक बड़े लॉयर बनो, या कोई ऐसा जॉब करो जो तुम खुद के बलबूते पर अपना पैर जमाकर उसे हासिल करे। लेकिन आयुषी शर्मा को यह मंजूर नहीं था, और आयुषी शर्मा उसी दिन से अपने मां से नफरत करने लगती है और अपना घर छोड़कर वो अपने दूसरे घर में जाकर रहने लगती है अकेला, क्योंकि उनके पिता के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, करोड़ों में थी, तो रहने और सहने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, जिसके वजह से आयुषी शर्मा अपनी मां और अपने छोटे भाई जो मानसिक रूप से बचपन से बीमार था उसको छोड़कर वो दूसरे घर में जाकर रहने लगती है। तभी
तभी से वो खटपट और वो गुस्सा जो आयुषी शर्मा एक उस उम्र में पाल लेती है, जिस उम्र में किसी के अंदर अगर वो गुस्सा या वो लालचपन आ जाए ना, तो उस इंसान से कुछ भी करा सकता है। तब क्या होता है, फिर आयुषी शर्मा अपने मां को मारने के लिए प्लान बनाती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि जब पिताजी का मृत्यु हुआ था तो उनका नौकरी उसकी मां को मिली। तो अगर मेरी मां उस रास्ते से ही हट जाए, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो नौकरी मुझे आसानी से मिल सकती है। लेकिन उनकी मां कब मरेगी नहीं मरेगी वो तो भगवान के भरोसे है, लेकिन उतना भी इंतजार आयुषी शर्मा नहीं कर पाती है और अपने ताऊ के लड़के, जिसका नाम था बलराम, उसके साथ मिलकर ये प्लान रचती है। फिर बलराम ने ये बात सुनी और कन्विंस हो गया। फिर बलराम जाता है अपना घर भरतपुर और अपने पिता मोहनलाल को यह बात बताता है। फिर मोहनलाल भी उस जमीन के लालच में आयुषी शर्मा के साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर बलराम और उसके पिता मोहनलाल 4 लड़कों को हायर करता है इस मर्डर प्लान में शामिल करने के लिए। आप सोचो, जिस मर्डर प्लान को एक लड़की ने सोचा, उसके पीछे अब 2 लोग और जुट गए और जब 4 लोग हायर किए गए तो टोटल इस मर्डर प्लान को पूरा करने के लिए टोटल 7 लोग हो गए थे। और एक अटेम्प्ट फेल भी हो गया था, क्योंकि एक दिन जब उसकी मां नीरज शर्मा रोड क्रॉस कर रही थी अपने छोटे बच्चे के साथ, जो मानसिक रूप से बीमार था, उसको डॉक्टर से दिखाकर अपने घर आ रही थी, तो एक थार जो करीबन 100 के स्पीड में उसके बगल से होकर गुजरता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता है और उसकी मां उस दिन से डरकर अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले लेती है और अपने आप को घर में पैक कर लेती है और घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा देती है, क्योंकि आयुषी को यह पता था कि अगर उसकी मां की मर्डर किसी और तरीके से करेंगे तो शायद उसकी मां की नौकरी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्सीडेंटल तरीके से दिखाना चाहती थी और वो एक्सीडेंट ही कराना चाहती थी। फिर जब एक अटेम्प्ट फेल हो गया तो फिर से ये 7 लोग एक गुट बनाकर फिर से प्लानिंग करते हैं और उस समय थार को छोड़कर एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो चूज करते हैं उस मर्डर को अंजाम देने के लिए, क्योंकि जब तक एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली तरीके से नहीं किया जाएगा तब तक उसकी नौकरी उसकी बेटी को नहीं मिल सकती थी। और यह प्लान करने के दौरान 2 लड़का स्कॉर्पियो में बैठकर उसकी मां के घर से करीबन 100 मीटर दूर वेट करता था और 2 लड़का बाइक पे बैठकर उसके घर के आसपास मंडराते रहते थे, ये जानने के लिए कि उसकी मां घर से कब निकल रही थी। लेकिन उसकी मां इतनी डरी हुई थी कि वो अपने घर से एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा रही थी और जो भी सामान चाहिए था वो अपने आप ऑनलाइन करके अपने घर मंगवा रही थी। लेकिन एक मां की मजबूरी कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट था कि उसका छोटा बेटा जो बचपन से मानसिक रूप से बीमार था और उसको टाइमली डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी था। और एक मां मजबूरन अपना कदम उस मौत के कुएं में उतारती है, जिस मौत को अंजाम देने के लिए 7 लोग, जिसमें उसकी अपनी खुद की बेटी शामिल थी, वो बाहर कौवे की तरह मंडरा रही थी और उसका वेट कर रही थी कि उसकी मां कब बाहर निकले और वो अंजाम को फाइनली एक कामयाबी के तौर पे बनाए। तो वो दिन आता है 3 जुलाई 2026 और फाइनली उसकी मां नीरज शर्मा अपने छोटे बच्चे को लेकर क्लिनिक जाती है डॉक्टर के पास।
क्लिनिक तो सेफ पहुंच जाती है, लेकिन उस समय आयुषी शर्मा एक्सीडेंट नहीं करवाते हैं। और क्यों नहीं करवाता है ये भी जानिए आप। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां के साथ उसका छोटा भाई भी मरे। सोचिए, एक 24 साल की लड़की जो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, वो एक मर्डर प्लान किस तरीके से रच रही है, वो भी अपने मां के खिलाफ। तो फिर आयुषी शर्मा इमीडिएटली एक दूसरा प्लान बनाती है और अपने मां को कॉल करती है। जो मां वो अपने बेटे को लेकर क्लिनिक में बैठी हुई थी ट्रीटमेंट के दौरान। तभी आयुषी का कॉल जाता है और वो अपनी मां को बोलती है कि मां, मुझे आपसे मिलना है और 5 मिनट आपसे अर्जेंट बात करनी है। तो एक मां जिसका दिल क्यों ना पिघलेगा यार, जिसकी बेटी उससे दूर रहती हो, उसको छोड़कर अगर उसका इमीडिएटली कॉल आ जाए कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, आपसे बात करना चाहती हूं, तो कौन सा ऐसा मां होगा जिसका दिल नहीं पिघलेगा। और अंदर यह भी जानती थी कि मेरे ऊपर मौत मंडरा रही है, फिर भी वो एक मां एक बेटी को पाने के लिए अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के दौरान छोड़कर यह सोचकर बाहर निकलती है कि जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है तब तक मैं अपनी बेटी से मिलकर आ जाऊंगी, उसके बाद अपने छोटे से बच्चे को लेकर घर चली जाऊंगी। लेकिन यही गलती, यहीं पे एक गलत कदम एक मां को उठाने पर उसकी बेटी मजबूर कर देती है। और उसकी मां जब सड़क के किनारे पैदल चलकर अपने घर आ रही थी अपनी बेटी से मिलने, उसी समय वो स्कॉर्पियो जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे, वो 100 के ज्यादा के स्पीड से उसकी मां को टक्कर मारता है और इस तरीके से घायल करता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ तो हो ही जाती है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मां जहां जाकर गिरती है ना एक्सीडेंट के बाद, उस दौरान 2 लोगों को और घायल कर देती है। तभी आयुषी शर्मा वहां पहुंचती है और इमीडिएटली अपने मामा को कॉल करती है कि मामा, मां एक सड़क हादसे में मारी गई। जब तक उसका मामा आता है तब तक डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दिया था। और उसी रात अंतिम संस्कार के दौरान उसका मामा एक बात नोटिस करता है कि जिसका बाप कुछ दिन पहले गुजर चुका है और अभी उसकी मां भी छोड़कर चली गई, उस बेटी के चेहरे पर वो मासूमियत भी नहीं दिखाई दे रही है। उसके रहने ढहने और चलने में वो चाल तक नहीं नजर आ रही है, जिससे उसको यह महसूस हो कि उसके परिवार में अब कोई नहीं रहा। क्योंकि उसके चेहरे पर खुशी, उसके चलने की चाल और उसके बोलने की ढंग से उसके मामा को शक करने पर मजबूर कर देता है। और उसके मामा इमीडिएटली जाकर पुलिस स्टेशन इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और उनसे एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस एक्सीडेंट को आप थोड़ा छानबीन कीजिए और ये बताइए कि क्या ये एक्चुअल एक्सीडेंट ही था या मर्डर का प्लान था। तो आप सोचिए, जैसे पुलिस को यह पता लगता है कि वो हाई कोर्ट के दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति का अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी छानबीन पुलिस कैसे नहीं करेगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इस मामले के पीछे जुट गया। फिर क्या होता है, सबसे पहला चारों तरफ की सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, जिसमें उस व्हाइट स्कॉर्पियो का पता लगाया जाता है उसके नंबर के थ्रू। लेकिन वो व्हाइट स्कॉर्पियो हरियाणा की निकलती है। जब पुलिस हरियाणा पहुंचती है और उसके ऑनर से मिलता है और उसके ऑनर से जब पूछताछ होती है तो उस ऑनर ने एक अननोन पर्सन का नाम बताता है जिसका नाम था हेमंत। फिर जब पुलिस हेमंत को ढूंढने लगती है तो पता लगता है कि वो हेमंत नीरज शर्मा के पड़ोसी यानी कि उसके गांव का ही लड़का है। फिर पुलिस वाले ने हेमंत को पकड़ता है। तब हेमंत एक ऐसा नाम उगलता है पुलिस वालों के सामने जिसका पर्दाफाश इजीली हो जाता है, और वो नाम था आयुषी शर्मा के ताऊ मोहनलाल का। क्योंकि हेमंत ने मोहनलाल के कहने पर हरियाणा से
35,000 में वो स्कॉर्पियो किराए पर लेकर आया था। लेकिन हेमंत को इतना पता नहीं था कि स्कॉर्पियो से एक्चुअली मोहनलाल करने क्या वाला है। फिर जब मोहनलाल को पकड़ा जाता है और पुलिस की अपनी रूप दिखाई जाती है, तो मोहनलाल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वो हर एक बात उगल देता है जो पुलिस वालों को किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं होती है। फिर पुलिस वाले फाइनली पहुंचते हैं आयुषी शर्मा के घर उससे पूछताछ करने। लेकिन आयुषी शर्मा जो एक खुद लॉ का स्टूडेंट रही थी, वो पुलिस वालों को ही कानून पढ़ाने लगती है। लेकिन पुलिस वाले उस माहौल को देखते हुए और उस समय का सिचुएशन देखते हुए आयुषी शर्मा को कन्विंस करता है कि आप बस इस गांव के पुलिस स्टेशन में चलिए, बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पूछताछ किए जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं। आयुषी शर्मा भी सोचती है कि चलो क्या ही पूछेंगे, जो पूछेंगे मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा जो मैं सोच कर रखी हूं। लेकिन जैसे ही एक बार आयुषी शर्मा पुलिस की वैन में बैठती है, वो वैन उस गांव के पुलिस स्टेशन नहीं, जयपुर, डायरेक्ट जयपुर पहुंचती है, जहां पर पहले से बलराम और उसके पिता मोहनलाल और उसके द्वारा हायर किए 4 बंदे और सीसीटीवी कैमरे से जितनी भी फुटेज और वीडियो निकली थी, वो जितने प्रूफ थे ना, सब वहां पर बैठा के रखा हुआ था। और उससे पहले जब तक आयुषी उन सबको नहीं देखी थी, तो उसका तेवर इस लेवल पर था जैसे कि केजीएफ में यश राज का होता है। लेकिन जब आयुषी ने अपने आंखों से उन सब को देखा, उन सब सबूतों को देखा, तो उसका तेवर धीरे 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 डाउन होने लगा। फिर पुलिस वाले का एक ही चीज कहना था कि या तो आप खुद से बता दो, या फिर हमें तो बुलवाने का और तरीका आता भी है। आयुषी शर्मा डर गई और आयुषी शर्मा ने जितना भी प्लान अपने मां को मारने के लिए किया था, वो सब स्टेटमेंट में दिया। और वो बताई कि वो नौकरी ही एक ऐसी चीज थी जो नौकरी एक मां को मारने पर मजबूर कर दी एक 24 साल की बेटी को। क्योंकि उसकी बेटी ये सोचती थी कि जब पिताजी का डेथ हुआ और उनका नौकरी उसकी मां को मिल गई, जो नौकरी आयुषी शर्मा खुद करना चाहती थी, तभी से वो अपने मां से नफरत करने लगी और अपने मां को मारने के लिए ना वो अलग अलग के प्लानिंग बनाने लगी। लेकिन फाइनली जो प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ वो ये एक्सीडेंट था। और वो कहती थी कि इस नौकरी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी और किसी भी हद तक जा सकती थी। तो सोचिए एक मां और बेटी के बीच जो रिश्ता अटूट होता है, जो विश्वास घनघोर होता है, वो एक नौकरी ने उस रिश्ते को एक रस्सी की तरफ तोड़ दिया और उस विश्वास को उस खंजर से खंखोर दिया, जो ये घटना सुनकर शायद अब से हर मां अपनी बेटी को एक शक के निगाह से देखने लगेगी। आप सोचिए इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं आयुषी के बारे में, आप 2 शब्द कमेंट में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को पता चले कि कौन इंसान कब कातिल बनकर कहां से निकलेगा, या तो उसके घर से निकलेगा या बाहर से आएगा, ये किसी को आइडिया नहीं। और आप इसी तरीके के नए नए एविडेंस के साथ टॉपिक समझने के लिए और सच्चाई जानने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।